ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਲਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਕੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੇਮ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਟ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਚ ਆਈਆਂ ਵੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਦਆਊਟ IELTS ਯੂਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਦ ਸਪਾਊਸ ਵਿਦਆਊਟ IELTS ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ IELTS ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਚੇਂਜਿਸ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ। ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੱਪੜੇ ਸੇਮ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਜ ਸੇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਰ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਯੂਕੇ ਚੇਂਜਿਸ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, कुछ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ नहीं कोई बदलाव नहीं आने। किवें दा एक्सपीरियंस रहा? डेफिनेटली सर, कुछ परसेप्शंस थे। इवन हमारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज से बात होती थी तो उस बिहाफ पे हम भी थोड़ा बहुत बोलते थे कि ये चेंजिंग आएंगे। एक तो चेंजिंग यही है कि जी जो चेंज है वो 70 पॉइंट्स का है। पहले आपको 40 पॉइंट्स लेने होते थे वीज़ा लेने के लिए, जिसमें से 30 पॉइंट्स कैश लेटर के होते थे, 10 पॉइंट्स फंड के होते थे। अब 70 पॉइंट्स हो गए हैं 5 अक्टूबर के बाद, जिसमें से 50 पॉइंट कैश लेटर के हैं, 10 पॉइंट्स फंड्स के हैं और 10 पॉइंट्स इंग्लिश लैंग्वेज के हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज की मतलब है चाहे आइल्स बच्चे ने की है, पीटी की है, यूके भी आइल्स किया है, या दूसरा आइल्स है, या फिर ड्यूलिंगो है, या फिर हायर एजुकेशन जो है, जो यूनिवर्सिटीज़ है वो ऑथराइज हैं अपने बिहाफ पे स्टूडेंट को असेस करके भी ले सकते हैं। उस बेस पे भी बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी के बिहाफ पे आ सकता है। तो जिस बच्चे के इंग्लिश में मार्क्स अच्छे हैं, कोई 60 मांगती है, कोई 70 मांगती है, कोई 65 मांगती है, तो कहने के बाद IELTS है या ड्यूलिंगो है या फिर आपके इंग्लिश में स्कोर है, उस बिहाफ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी के 10 पॉइंट्स बनते हैं। तो टोटल 70 पॉइंट्स हो गए, 50 कैश के हो गए, 10 इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी के और 10 हो गए फंडिंग के। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके अलावा जो एक परसेप्शंस थी कि भी जो मास्टर्स में बच्चा जाएगा तो डिपेंडेंट को भी क्या नाम है IELTS करना होगा, ऐसा कोई चेंज नहीं आया। और एक फंडिंग की चेंजेस जा रही थी लेकिन अभी तक वो आए नहीं। लेकिन अब अपकमिंग मतलब आप कह सकते हैं कमिंग सून 300 पाउंड का एक डिफरेंस जरूर आएगा जो बच्चों को एक्स्ट्रा पे करने होंगे। बट अभी यही है कि 70 पॉइंट्स है और जैसा पीछे चल रहा था सेम वैसे ही आज भी विदाउट IELTS है। अगर बच्चे ने 2018 पास आउट है, 2019 पास आउट है, 2020 पास आउट है, मैं 12th की बात कर रहा हूँ, और इंग्लिश में 60% मार्क्स है, मैं स्टूडेंट्स को 48 आवर्स में ऑफर लेटर दे सकता हूँ। बच्चे के फंड रेडी हैं, विद इन ए वीक बच्चे को कैश लेटर दे सकता हूँ। जो बच्चे ग्रेजुएट हैं 2013 पास आउट है, मतलब 7-8 साल का गैप भी है, देन डेफिनेटली हम बच्चे को भेज सकते हैं। विदाउट IELTS भी भेज सकते हैं और विद IELTS भी भेज सकते हैं। ऑफर आना एक अलग चीज़ है। ऑफर लैके बड़े बच्चे बैठे हैं जिन्हें कैश की वेट कर रहे हैं, कैश नहीं आ रही। उन्होंने बच्चों बारे की कहना? उन्होंने सर तकरीबन 10-12 यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास ऐसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें हमें क्या नाम है कोई इंटरव्यू नहीं होना। हर एक यूनिवर्सिटी का डिफरेंट श्योरिटी है, हर एक यूनिवर्सिटीज़ का अपना अपना क्राइटेरिया है, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हमारे पैनल में ऐसी हैं, 10-12 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें हम बच्चे का अप्लाई करेंगे तो अगर इंग्लिश में 60% मार्क्स भी हैं और 12th पास 2018, 19, 20 कोई भी पास आउट है या ग्रेजुएट है 2013-14 का, तो हम उस बच्चे को ले सकते हैं और उसका ऑफर लेटर आ जाएगा 48 आवर्स में और उसका कैश लेटर आ जाएगा विद इन ए वीक में। श्योरिटी तो फिर मुझे ये भी नहीं पता मैं घर वापस जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, मैं ऐसी स्टेटमेंट कभी नहीं देता। लेकिन आप मेरे ऑफिस में जाकर देख सकते हैं कि जो बच्चे ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जिनके हमने विदाउट क्या नाम है इंटरव्यू, विदाउट क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू बच्चों के कैश लेटर लेकर दिए हैं, बच्चों के वीजे भी आए हैं। भाजी एक तो पहला स्टैप हो गया भी इंस्टीट्यूट ने, कोई भी कॉलेज है यूनिवर्सिटी है, उन्हें इंटरव्यू करनी है, बच्चे को जज करना, वो इंग्लिश एबिलिटी को चैक करना। सैकेंड स्टैप हो जाता जो रैंडमली वीज़ा ऑफिसर कॉल करता, एम्बेसी तो कॉल आती है भी असीं इंटरव्यू करनी है। पहला घट सी, अज सुनने च आ रहा भी इंटरव्यू वध गई है।
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ कहना? डेफिनेटली उसके पीछे एक रीजन है जी। नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, कोई एक चीज चले ना तो उसको पूरा अच्छे तरीके से हर जगह घसीटते हैं। नॉर्थ इंडिया क्यों टारगेट होता है? मैं बताऊंगा क्यों है। हम वो अच्छे तरीके से घसीटते हैं उस चीज को। लाइक आज के डेट में कोई कंट्री नहीं चल रहा है, एक यूके ही चल रहा है। कह सकते हैं कि उस कंट्रीज में बच्चा फिजिकली वहां जाके पढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं हर एक कंसल्टेंट ने यूके के बारे में बोलने में शुरू किया, और आप देख भी रहे हैं कि रोज बच्चों के वीजे भी आ रहे हैं। अब कुछ फेक चीजें पकड़ी गई हैं, चाहे वो फंडिंग को लेके, चाहे वो वर्क एक्सपीरियंस को लेके, चाहे वो डॉक्यूमेंट एडिट करके 12th के या ग्रेजुएशन के, ठीक है, डॉक्यूमेंट लगाए जा रहे हैं। तो रैंडमली जहां हाई कमीशन को थोड़ा डाउट होता है, और कुछ फेक मैरिज, ठीक है, जहां हाई कमीशन को डाउट होता है तो वो रैंडमली क्या नाम है स्टूडेंट्स को पकड़ रहे हैं, उनकी फिजिकली इंटरव्यू, मतलब फिजिकली नहीं, उसके टेलीफोनिकली इंटरव्यू हो रहे हैं, स्काइप इंटरव्यू भी हो रहे हैं। पीछे ये भी हुआ सिस्टम को अब्यूज करके कि मान लो किसी लड़की का इंटरव्यू आया था, कंसल्टेंट क्या करते, किसी अपनी स्टाफ मेंबर का ही जिसकी इंग्लिश अच्छी है उससे इंटरव्यू दिला देते थे। अब हाई कमीशन अलर्ट हो चुकी है। अब जहाँ भी डाउट होता है तो वो क्या नाम है अपना, क्या नाम है, थ्रू वीडियो कॉल भी आज की डेट में इंटरव्यू ले रहे हैं। तो सिस्टम को थोड़ा सा अब्यूज किया गया। काफ़ी मतलब आप कह सकते हो तकरीबन 2000 प्लस ऐसे केस पकड़े गए हैं जो फेक के कारण उनके बैन लगे हैं। तो नॉर्थ इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जाने वाले बच्चे सबसे ज़्यादा है। आप पंजाब की बात करो, हरियाणा में तकरीबन आप 50%, हरियाणा की बात करो तो हर एक घर से बच्चा बाहर गया हुआ है। दैट्स द रीज़न। जहाँ ज़्यादा क्या नाम है बच्चे जाएंगे तो डेफिनेटली वो तो सप्लाई हाईलाइट होगा ही होगा। मैं ਇੱਥੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮ ਦੇ ਆਏ ਆ। ਭਾਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਸਿਮ ਸਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸਿਮ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣਾ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ, ਬੈਨ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਹ ਲੱਖ 2-2 ਲੱਖ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, पर जेडे फंस गए उन्होंने की कहना चाहते हो, उन्होंने बारे की कहना चाहते? देखिए यहाँ पे ना पैसा तो इतनी बड़ी स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम नहीं है। जो फंस गए हैं नेचुरल सी बात है, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आगे कोई और ना फंसे। और अगर बैन लगता है तो जो आपकी फीस गई हुई है वो मरने के चांसेस ज़्यादा हैं, वापस नहीं आएगी। अच्छा, दोबारा चांसेस नहीं है ना किसी और कंट्री दे विच भी? पर्टिकुलर इस कंट्री में तो है नहीं, और बैन है तो डेफिनेटली अगर वो क्या नाम है दूसरी कंट्रीज को पता लगती है तो नेचुरल सी बात है कि उस कंट्री में भी वो नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा जेन्युइन काम करें, इट विल बी मोर बेटर। और जेन्युइन किस तरीके से हो सकता है, आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन हो, आप इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी का टेस्ट दें, चाहे IELTS है चाहे PT है। इसके अलावा क्या नाम है फंडिंग आप अपने आप करें, दैट विल बी मोर बेटर। क्योंकि फंडिंग पे भी आज की डेट में बहुत आ रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल पैसे डाल रहे हैं, नेक्स्ट निकाल लेते हैं, FD करके OD करा दी। तो ये भी एक रीज़न है जिस कारण से आज की डेट में स्टूडेंट्स के रिफ्यूजल्स आ रहे हैं। ਭਾਜੀ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ 10-12 ਐਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, 99% ਕਹਿ ਲਈਏ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੋਰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਸਬ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਲਵਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਫਰ ਮੰਗਵਾ ਲਈ। ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। डेफिनेटली ये एक रीज़न है जी। और क्या नाम है मेन कंसल्टेंट्स का पता होना चाहिए, क्योंकि हाई कमीशन पूछती है तो स्टूडेंट्स को बताना होगा। और नेचुरल सी बात है, मैं स्टूडेंट को फर्स्ट स्टेप पे ही बोलना चाहूँगा कि आप ऐसे कंसल्टेंट हायर करो जिसका क्या नाम है डायरेक्ट टाइप्स हों। और डायरेक्ट टाइप्स होने के बाद कम से कम नॉर्थ इंडिया की एक सिफ्त दस दवा, दसदा कोई नहीं मेरा डायरेक्ट टाइप नहीं है। सब बोलते हैं मेरे डायरेक्ट टाइप, सारे कहते सारे यूनिवर्सिटी का अपने कोल। तो टाइप देख लो ना जी, स्टूडेंट की ड्यूटी बनती है टाइप देख ले। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं तो लॉकडाउन में तकरीबन आप ये देख सकते हो कि दिल्ली में 5 घंटे पढ़ता था, 5 से 7 घंटे। मैं UK सर्टिफाइड, ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड एजेंट भी बनाऊँ। ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड एजेंट होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी का टाइप चाहिए तो यू शुड हैव द सर्टिफिकेशंस। तो मैं डेली 5-5 घंटे पढ़ता था, और लॉकडाउन में मैंने कम से कम ये तो अचीव किया, मैं नाउ UK सर्टिफाइड कंसल्टेंट हूँ। और आज की डेट में यूनिवर्सिटी खुद बोलती है कि अगर आप सर्टिफाइड हैं तो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम, यू कैन रिप्रेजेंट अस। मतलब ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ UK ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟਾਈਪ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚ डायरेक्ट टाइप हो,
और क्या नाम है क्वालिफाइड कंसल्टेंट हो, पूरा नॉलेज हो, फेक काम ना करता हो, 1-2 लाख रुपए आपसे प्रेजेंट में मतलब करंट में, या यू कैन से लाइक वीज़ा लगने से पहले आपसे हड़पे ना हो, मतलब पैसे की बार बार बात ना हो रही हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। कुछ कंसल्टेंट्स क्या करते हैं जी, मैं 2 लाख लूंगा जी, मैं 3 लाख लूंगा जी, 1 लाख डिपॉजिट करा दो जी। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो अब एक बच्चे का किसी की जेब में पैसे, मैं आपकी जेब में पैसे डाल दूँ, निकालने मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप मेरे भी डाल दूँ, निकालने बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके प्रेजेंट में बहुत खर्चे, मेरे भी बहुत खर्चे, पता नहीं मैंने कहाँ उनको यूज़ कर लिया। तो ये एक सिचुएशन है। कम से कम जेन्युइन स्टूडेंट्स को तो जरूर बोलना चाहूँगा कि वो प्लीज़ इस चीज़ से तो बचे कि भाई कोई पैसे पेड़ पे नहीं लगे हुए हैं, तो आप अपने पेरेंट्स की जो गाड़ी कमाई है उसको इस तरह से वेस्ट ना करें। एक जेन्युइन कंसल्टेंट जो डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता हो, जिसका सक्सेस रेट अच्छा हो, और जो क्या नाम है फेक बात ना करता हो, वहाँ से फाइल लगाओ। देखो यहाँ पे अमन सर, एक स्टूडेंट को ये चीज़ समझनी होगी कि जो जेन्युइन कंसल्टेंट है ना, उसके पास जाने का फायदा ये है कि कल अगर तेरा वीज़ा रिफ्यूज भी होता है, क्योंकि एम्बेसी वो भी नहीं है जेन्युइन कंसल्टेंट, अगर वहाँ से रिफ्यूज होता है तो कम से कम परेशानी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा ठगी में नहीं होगे, बहुत ज़्यादा पैसे खराब नहीं होंगे। लेकिन एक आप ऐसे कंसल्टेंट से लगवा रहे हो जो सिर्फ पैसे की बात करता है, तो 1-2 लाख रुपये आपकी चपेट में जरूर आ सकते हो। तो ये बहुत फर्क है। और जेन्युइन कंसल्टेंट से काम कराओगे तो हाई वीज़ा चांसेस रहेंगे। आजकल ना सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ओरिजिनल ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। सर ये ਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ 50 ਆਏ, ਮੇਰੇ 100 ਆਏ। ये सर दिखाने की चीजें नहीं होती। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਨ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। बच्चों पता होना चाहिए बच्चों को कि अगर आप कहीं ना कहीं आपके साथ अगर आप कोई चीज़ फेक होती है तो डेफिनेटली आपका बैन आ सकता है। ये आपको चीज़ समझनी होगी, और ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए ताकि वो अलर्ट रहे और एक जेन्युइन कंसल्टेंट को हायर करे। ਭਾਜੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ AIPs ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਸ਼ੋਇੰਗ, ਅੱਜ 20 ਆ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ 10 ਆ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ 15 ਆ ਗਈਆਂ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, AIP ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਟੋ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, बड़ा ਵਧੀਆ एक्सपीरियंस है ਤੁਹਾਡਾ कनाडा। देखो जी 56,000 AIP आए थे सितंबर इनटेक में, और सितंबर इनटेक के जो 56,000 AIP आए हैं, VFS ओपन नहीं है, ये 56,000 पूरे वर्ल्ड के हैं। तो 20 तारीख को एक पहले 8 अक्टूबर को आने वाली थी IRCC की वेबसाइट्स पे यूनिवर्सिटीज कॉलेज की लिस्ट जो कोविड-19 रेडीनेस प्लान के साथ रेडी है, जो फिजिकली बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब ये 20 अक्टूबर ऑनवर्ड्स IRCC की वेबसाइट्स पे आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। फर्स्ट थिंग, ये एक रीजन हो सकता है रिफ्यूजल्स का, क्योंकि वो AIP दे देंगे तो उनको लेना पड़ेगा उनको, और अभी वो रेडी नहीं है। ठीक है, तो 20 अक्टूबर के बाद भी हम ये वरीड हैं इस चीज़ को लेके कि भाई VFS तो ओपन हुए नहीं। 18 मार्च से पहले जिन बच्चों के, लॉकडाउन से पहले जिनके वीजे आए हैं, वो भी नहीं जा और वो सिर्फ वो जा पाएंगे अगर वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी उस रेडीनेस को, जो कोविड-19 रेडीनेस प्लान्स में लिस्ट में आता है, तो सिर्फ वो बच्चा फ्लाई कर पाएगा, बशर्ते 10 डॉक्यूमेंट और भी चाहिएंगे। हम तो प्रे कर रहे हैं कि जितनी जल्दी VFS ओपन होंगे, हाई कमीशन वीज़ा देगा। यहाँ पे मैं इस बात से 100% कहीं ना कहीं सहमत हूँ कि जेन्युइन कंसल्टेंट का भी अगर रिफ्यूज हो रहा है तो उसके पीछे एक ही रीज़न है, क्योंकि उनके पास और कोई पॉसिबिलिटी, वो भी नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है। प्रचार हो रहा है भी उन्होंने को वीजे मुक गए जी, 50,000 ही देने से। वो वीजे मुकने का वही मतलब है ना सर, कि अभी वो लोग टेक्निकल रीजन हम तो समझाया भी, दे आर वरीड भी ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ देता है। हाँ, तो फिर कहाँ से खपाएंगे, कैसे ले उड़ाएंगे वो। तो बट हाँ, यस, ऐसा नहीं है कि वीजे आज की डेट में भी आ रहे हैं, और इंटरव्यूज आज के, मतलब सॉरी इंटरव्यू कह रहा है, आज की डेट में भी क्या नाम है AIP आ रहे हैं, साथ साथ में फाइलें एम्बेसीज में पड़ी हैं। तो हम तो प्रे कर रहे हैं कितना जल्दी VFS ओपन होता है। 20 अक्टूबर के बाद कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज कॉलेज कोविड-19 रेडीनेस प्लान में आती है, ये कुछ चीज़ें हैं। यहाँ टोटली कंसल्टेंट भी मैसअप हो चुका है, इधर से कॉलेज भी मैसअप है, स्टूडेंट का भविष्य कहीं ना कहीं अदर में है। सेकेंडली एक प्रॉब्लम ये है आज की डेट में, हम कंसल्टेंट, ठीक है ना, बहुत एक बड़े लेवल पे फंसे हुए हैं। रस्सी का सांप बनता देखे आपने, रस्सी का सांप, ठीक है, जो चीज़ नहीं भी हो रही हो उसको भी मतलब प्रूव कर देते हैं। आज की डेट में हम कंसल्टेंट तो यहाँ तक प्रॉब्लम में है कि बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, इंटरनेट प्रॉब्लम है तो कंसल्टेंट रिस्पॉन्सिबल है,
ठीक है जी। कल ने बच्चा इंटरनेट ऑनलाइन पढ़ रहा है, अगर फेल हो गया तो कॉलेज ने फीस वापस नहीं मोड़नी है, तो भी कंसल्टेंट रिस्पॉन्सिबल है। वीएफएस ओपन नहीं हो रहे तब भी कंसल्टेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो आज की डेट में बहुत बड़ी समस्या में है, बट स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को प्लस सबको समझना होगा कि वी आर ओनली एंड ओनली मीडियोकर बिटवीन हाई कमीशन एंड द यूनिवर्सिटी एंड स्टूडेंट्स के, और इन सब के बीच में चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात होती है तो स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी के बीच में है, और एम्बेसी की बात होती है स्टूडेंट एंड एम्बेसी के बीच में। बट हाँ, ये बुरा टाइम है, वेरी सुन कट जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि होप पे कायम है दुनिया, ठीक है। बाई मोर देन 22% जो जीएसटी में, जो जीडीपी में है, सॉरी जीएसटी बोल रहा हूँ, जीडीपी में क्या नाम है, इंटरनेशनल एजुकेशन का योगदान है कनाडा में। वो भुला नहीं सकते इस चीज़ को। बहुत जल्दी बहुत अच्छे प्लान के साथ आएंगे, और वी आर होपिंग कि वेरी सून सिचुएशन विल बी इन फेवरेबल, ठीक है ना। और हम डेफिनेटली अगेन सारे के सारे रोक करेंगे, और स्टूडेंट्स जो है, क्योंकि 20 अक्टूबर तक वो पहले ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं कि 30 अप्रैल 2021 तक बच्चा ऑनलाइन पढ़ सकता है। उसके बाद 50% बच्चे को कनाडा में जाके पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे यूके ने एग्जांपल सेट किए हैं, ऐसे वेरी सुन शायद कनाडा भी सेट कर देगा। बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग है जी, ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। इसके अलावा क्या नाम है, 30 अक्टूबर का ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड का एडमिशन फेयर है। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज कॉलेज होंगे जो आपको गाइड करेंगे कि आप अपकमिंग इनटेक में कैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का वीज़ा ले सकते हैं। अगेन आपको western-overseas.com पे जाके अपनी क्या नाम है सीट बुक करनी है ਜੀ। ਭਾਜੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਨੇ, ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਵੀ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਵਧਾਈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ 2020 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਲੈਣ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੈਕਸਟ ਇੰਟੇਕ ਤੱਕ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਵੇ, ਸੀਟ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਜੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।